हो गया। अगर तुम पूछेंगे संजू सैमसन ने पहले T20 में सेंचुरी मारा था दोनों में, फिर कब आउट हुआ, तो मैं बोलूँगा 0 पर आउट हुआ। फिर मैं ये बताऊँगा कि तिलक वर्मा ने जो है उसकी सेंचुरी कंप्लीट किया था। तुम मेरे से ये मार्को यानसन ने कितनी विकेट लिया था, तुम ये मेरे से पूछो। उस वक्त नदी पर घूमने जाना, तैराकी करना, और नदी से मुतसिल जो भी खेत वगैरह थे वहाँ पर जाकर फिर जो बच्चे करते वो उसका अपना ही मजा है। पहली टीप, दूसरी टीप, सही है, और चुग्गी पार, और गरम फल्ली, और ये हथिया सुन, ये जो खेल थे ये पूरा यानी कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम थे, दौड़ भाग वाले गेम थे एकदम। यानी ऐसा था कि पूरा यानी अगर मैं बीएससी कर लिया या कोई दूसरा ग्रेजुएशन कर लिया तो अभी 3 साल के बाद जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और मुझे जो है बहुत जल्दी अमली जिंदगी में आ जाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर नदीमुल्ला महदी, बचपन के दोस्त, बचपन की शरारतें, बचपन होता है जो मजा अपने यहाँ के खानों में, अपने यहाँ के यानी खीरी, कलेजी, सीख कबाब, समोसा, अपने यहाँ के फूड जो स्ट्रीट फूड्स है, वो मजा जो है मैं बोलता हूँ कोई बड़ी होटल्स का नहीं है। आप देखेंगे कि नजमुद्दीन खजूर वाले, साबिक मेयर इब्राहिम सेठ, साबिक मेयर सूफी गुलाम रसूल, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके वो जो है डॉक्टरों से जो है घरेलू ताल्लुकात होने के बावजूद भी उन्हें जो है शुरुआती इलाज ना मिलने के सबब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम ऐसे शख्स को हम आपके रूबरू करना चाहते हैं, यकीनन जो मोहताज तारुफ नहीं है, अपने एजुकेशन के हवाले से और पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से सबकी नज़रों में बंधे रहते हैं। हर शख्स की निगाह में वो शख्स होता है अपने बयान को लेकर, अपनी खिदमात को लेकर। मेरी मुराद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, शुमाली महाराष्ट्र के कौमी सदर जनाब डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब से है। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। तो सर, बहुत शुक्रिया हम पहले ही आपका अदा कर देते हैं, इसलिए कि चुनावी माहौल है, इलेक्शन को लेकर बहुत आप यकीनन मसरूफ़ हैं, उसमें से आपने वक्त तो निकाल कर हमें दिया है। हम अपनी पूरी टीम के हवाले से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर, इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपकी लाइफ के हवाले से, आपकी खिदमात के हवाले से, और नौजवानों को पैगाम भी होगा। तो नाज़रीन को भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे, तो आप सुनते रहे, बहुत सारा आपको कुछ नया सुनने को भी मिलेगा और इनकी ज़िंदगी से सीखने को भी मिलेगा। सर, आप डॉक्टर हैं और बचपन से हम शुरू करते हैं कि इब्तिदा कैसी हुई, तालीमी सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपने मेरी इब्तिदाई तालीम के बारे में और बचपन के बारे में पूछा। मेरी इब्तिदाई तालीम जो है अरमपेरी प्राइमरी से हुई, और मैं जो है नेक्स्ट टू फाउंडर बैच का जो स्टूडेंट हूँ। 83 की हमारी बैच है। दुनिया शुरुआती दौर में जब अरमपेरी प्राइमरी शुरू हुई, हमारा सेकेंड बैच था। तो मेरी केजी से लेकर जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है अरमपेरी प्राइमरी से हुआ, और मेरा सेकेंडरी एजुकेशन जो है मदरसा जामियातुल हुदा से हुआ। अच्छा। और मेरा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कह लेंगे, मैंने भुसावल की बिजेड उर्दू हाई स्कूल से जो है मेरा जो है 9th 10th और 11th 12th किया। कहने का मतलब ये है कि मेरा तालीमी सफ़र जो है कई अलग अलग और मुख्तलिफ अदारों से होता हुआ। जी जी। और उसके बाद मैंने जो है BOMS किया। BOMS मैंने मेरा मेडिकल ग्रेजुएशन जो है वो मालेगांव शहर के मशहूर यूनानी मेडिकल कॉलेज मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज से जो है मेरा 94 की बैच से मैं था, और मेरा BOMS कंप्लीट ऑलमोस्ट 2000 में मेरा कंप्लीट हुआ। जी। और ये मेरे इब्तिदाई तालीम से लेकर
मेरे ग्रेजुएशन तक का जो है ये एजुकेशन का सफ़र रहा। बचपन जो है वो कई यानी इम्तिजाज का मेरा वो सिलसिला है। यकीनन मेरा ख़ानदान जो था एक कारोबारी ख़ानदान था। मेरे दादा जो थे वो उनके रंगीन का कारोबार था, और रंगीन का कारोबार जो है वो शुरू से आखिर तक था। मीन्स जो सूत रंगाड़ खाता और उसके बाद लूम, तो सब कुछ मेरे घर पर मौजूद में यानी मेरे दादा का मौजूद था। मेरे दादा का अपना खुद का रंग का कारोबार भी था, साथ में ही हमारी भट्टी भी थी। हमारे दादा जो है वो सूत भी जो है वो बाहर से ख़रीद कर लाते थे। रंगनी भी हमारे यहीं होती थी, और उसका सब तैयार भी हमारे यहाँ होता था। साड़ी भी हम ही बिनते थे। तो शुरू से लेकर आखिर तक का जो है वो रंगीन का कारोबार था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक थी, बॉम्बे से धंधा था। यहाँ से जो है 40 गांव से केला वगैरह भरकर जाने के बाद बॉम्बे से रंग वगैरह भरकर जो है आती थी। और वालिद साहब ने जो है औरंगाबाद आज़ाद कॉलेज से जो है डबल ग्रेजुएशन किया है। डबल ग्रेजुएशन किया? डबल जी, बीए और बीकॉम दोनों यानी इसलिए डबल, मेरे वालिद ने डबल ग्रेजुएशन किया है। शुरुआती तौर में वालिद साहब जो है घर से अलग होने के बाद जो है वो अपने तौर पर हम लोगों की किफ़ालत किए। तो उनके शुरुआती दौर जो थे स्ट्रगलिंग का दौर था। तो दोनों इम्तिजाज मैंने इसीलिए ये बोला, कॉम्बिनेशन सही दोनों बातों का, कि सुकून आराम के साथ साथ हमने तकलीफें भी देखी है बचपन में। सही है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचपन काफ़ी दिलचस्प गुजरा। बचपन के दोस्तों के साथ एक बहुत ही यानी खूबसूरत माहौल में बहुत सारी यादें जुड़ी होगी बचपन से। तो बचपन से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बचपन के दोस्त, बचपन की शरारतें, बचपन होता है। लौटा सब कुछ हो जाए बचपन का ही, जब आपने छेड़ दिया अब तो। बचपन तो ऐसा है कि देखो मालेगांव के यकीनन मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है वो भी समझ लो ऑलमोस्ट सलम एरिया में रहने वाले लोग थे। इस्लामाबाद झोपड़पट्टी के नाम से हमारा इलाका मशहूर था। तो हमारे इधर नदी थी। नदी के किनारे पर रहते थे। तो उस वक्त नदी पर घूमने जाना, तैराकी करना, और नदी से मुतसिल जो भी खेत वगैरह थे वहां पर जाकर फिर जो बच्चे करते वो उसका अपना ही मजा है। अपना एक मजा था वहां पर। खेतों में जाकर जंगल की जलेबी वो करीब वहां पर इमलियों का झाड़ था, और दीगर दूसरी जो खेत की फसलें रहती थी वो जाते थे, तोड़ते थे। तोड़ने के बाद जो है वो माली जो है उसका दौड़ाना, उसके कुत्तों का दौड़ाना, एक यानी बचपन का एक अलग मजा था। सही है। अलग अलग मस्तियाँ, शौक था। तो बचपन एक रिवायती मालेगांव के जो बच्चे का बचपन गुजरता है 80s और 90s के दौर में, एकदम रिवायती बचपन गुजरा है। कोई उसमें यानी कोई बहुत ज्यादा यानी बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऐसा स्टैंडर्ड या कोई ऐसा नहीं, एकदम रिवायती जो गली के बच्चों का और मालेगांव शहर के बच्चों का 80s और 90s के डेकेड्स में गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बचपन गुजरा है। बहुत सारी अच्छी यादें हैं बचपन के साथ। ज़मीन से शुरू से ही जुड़े रहे हैं आप, और यकीनन जो बचपना 80s और 90s किड्स ने जो एंजॉय किया है वो अब का बचपना और अब के बच्चों में वो सारी चीज़ें अब उनके मुकद्दर में नहीं है। अब तो मोबाइल आ गया है, गेम्स है। तो यकीनन 80s और 90s के किड्स ने जो बचपन और जो माहौल को एंजॉय किया है वो शायद अब बच्चे अब नहीं कर भी नहीं सकते। अब तो वो 80s और 90s में का जो बचपन रहा यकीनन ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत रही है। सही है। एक वक्त यानी वो वक्त ऐसा रहा जहाँ जमाना अपनी कदामत को छोड़ रहा था, वहीं जिद्दत को अपना एक पुरानी रिवायतें जहाँ खत्म हो रही थी, वहीं से नई चीजें शुरुआत हो रही थी। सही है। हमारे दौर में जो है गली मोहल्लों पर चबूतरों पर बैठना था। कोई दूसरा जो है यानी एंटरटेनमेंट के कोई दूसरे जराए नहीं थे। सही एक सिर्फ थी कि जुमा के रोज जो मूवीज रिलीज होती थी उसके अलावा
कोई दूसरा ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं था। नहीं था, तो सही है। अपनी बस्ती से दूर बस्तियों तक के दोस्तों का हल्का रहता था। अलग अलग मोहल्ले से लोग यानी दोस्त रहते थे, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे लोगों के हालात मालूम पड़ते थे, मिलौनी होती थी, पार्टी होती थी। वो सब चीजें थी बचपन सही का है। एक यानी खूबसूरत दौर था। और लेकिन जैसे जैसे जमाना जैसे जैसे मैं समझता ये सदी खत्म हो रही थी और मिलीनियर आ रहा था, नई सदी चेंज हो रही थी, उस वक्त जो है जमाना काफी मॉडर्नाइज हो गया। सही है। और जो है टेक्निक्स ने भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन कर लिया, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। पेजर आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल में कई फंक्शंस आ गए। सही तो है। जो 90s का एक दौर था, दोस्तों के साथ घूमना, रिश्तेदारों में रहना, अपने अजीज अकारीब के साथ त्योहारों की खुशियां मनाना, ये सिलसिला जो है 2000 लगते लगते जो है ये सिलसिला खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ ना कि ये बहुत खुशकिस्मत है 90s की दहाई के लोग, 90s के डेकेड्स के लोग जो है वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने दोनों कल्चर को एंजॉय किया, एक जाते देखा है, एक आते हुए देखा है। एक जहाँ जो है टेक्निक से दूर और जो है टेक्नोलॉजी से दूर एक जमाना भी देखा, और वो दौर भी देखा जो यहाँ टेक्नोलॉजीज जो है अपने उरूज पर है। बिल्कुल तो सही। काफी खूबसूरत कॉम्बिनेशन, काफी खूबसूरत इम्तिजाज है ये 90s के, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। और अब वो चीजें नापैद है, बस वो हमारे जहनों में और हमारी मेमोरीज में जो वो महफूज अब वो आखिरी तक किस्से पारीना हो चुका है। वो बातें जब है यानी ये है कि अब हम एक तजुर्बे के तौर पर और एक कहानी के तौर पर जो है बच्चों को सुनाते हैं। हाँ, सही है। एक ऐसा भी दौर था कि सिर्फ टीवी जो है हफ्ते में 2 रोज चालू होता था। एक ऐसा भी दौर था कि रेडियो पे खबरें सुनकर जो है जमाने की खबर होती थी। एक ऐसा भी दौर था कि 5 हफ्ता पहले बॉम्बे में फिल्म लगने के बाद मालेगांव में आती थी। ये सब बातें और ये टेलीफोन वगैरह ये सब जो है ये बच्चे लोगों के लिए, आज जब हम इन सब बातों को उनके साथ तस्करा करते हैं तो वो हैरत के साथ कहानी के तौर पर हमारे इन जो है तजुर्बात को सुनते हैं। सही है। और फिजिकल काफी एक्टिव भी उस दौर में लोग हुआ करते थे, इसलिए कि सिर्फ वो मोबाइल लेकर बैठना नहीं है, टीवी के सामने बैठना नहीं है, खुद से कहा आपने कि फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे। मैं मालेगांव हाई स्कूल एरम प्री प्राइमरी पैदल स्कूल जाया करता था। क्या बात। मेरे इस्लामाबाद के मकान से मैं भी आज भी समझता हूँ कि 2 किलोमीटर है। मेरे वालिद 91 में जो है मालेगांव के सदर बल्दिया बन गए थे, लेकिन जब मेरा जामिअतुल हुदा में दाखिला हुआ मैं पैदल मदरसा जाया करता था। और मदरसा मेरा 2 शिफ्ट का था। मॉर्निंग में फिर मेरी जोहर के टाइम में छुट्टी होती थी तो मैं खाने के लिए घर पर आता था, तो सुबह भी पैदल जाता था, खाने के लिए भी घर पर आता था, खाना खाकर फिर दोबारा मदरसा भी पैदल जाता था और शाम की छुट्टी में भी जो है वो पैदल आता था। यानी मैं समझता ऐसा कि 4-4.5 किलोमीटर का पर डे एक्सर्शन रहता था। क्या बात। तो वो जमाने में ये भी था कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। घूमने फिरने पे आदमी जाता था तो वो पैदल जाता था, और नदी के उस पार अगर कहीं जाना हो सिनेमा वगैरह तो आदमी साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करता। सही है। और जो खेल भी उस वक्त हुआ करते थे तो वो भी यानी कि उसमें हम लोग पूरा इन्वॉल्व हुआ करते थे, पूरी बॉडी हमारी उसमें जो खेल हुआ करते थे, पहली टीप, दूसरी टीप, सही है, और चुग्गी पार, और गरम फल्ली, और ये हथिया सुन, ये जो खेल थे ये पूरा यानी कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम थे, दौड़ भाग वाले गेम थे एकदम। यानी ऐसा था कि पूरा यानी आदमी बच्चा जो है उसमें एकदम आने के बाद, और स्कूल का बहुत ज्यादा निसाब जैसे आज के बच्चों का है कि आने के बाद स्कूल का भी जो है बहुत ज्यादा वो नहीं रहता था, होमवर्क वगैरह नहीं। स्कूल ही सिर्फ एक जो है वो कैद के जमरे में रहती थी, बाद फिर आजाद होते थे, आजाद रहता था। हाँ, आज तो स्कूल से निकलने के बाद कोचिंग है, फिर होमवर्क है, फिर मदरसा है, बहुत। अब जो है वो जो है स्टूडेंट जो है गया एक कमर्शियल यानी वो एसेट हो गया। अब हर वालिदैन के लिए बच्चा जो हो गया है एक कमर्शियल एसेट हो गया है कि हम इसे पढ़ाएंगे
और पढ़ाकर ये बनाएंगे वो बनाएंगे, मुस्तकबिल जो है बच्चों की सलाहियतों पर अब मुनहसिर नहीं रह गया। एक माँ बाप की प्रोग्रामिंग में बच्चे का जो है वो पूरा फ्यूचर आ गया है। आज बच्चे की मर्जी, आज बच्चे की ख्वाहिश नहीं देखी जा रही, बस एक कमर्शियल एसेट के तौर पर उसको जो है आज बच्चे को डेवलप किया जा रहा है। उसको यानी इधर स्कूल से आता नहीं कि उसको दूसरी यानी एक्टिविटीज़ में लग जाता है, वो फिर कोचिंग क्लासेस में चले जाता है, ट्यूशन क्लासेस में चले जाता है, कैलीग्राफी क्लासेस में चले जाता है, दीगर सब क्लासेस में चले जाता है, फिर जो दीनी तालीम है उसमें चला जाता है। दिन भर की बच्चों की मसरूफियत जो है वो जो है तालीमी मसरूफियत रहती है। अच्छी बात है तालीमी मसरूफियत रहना, लेकिन इससे बच्चों का बचपन कहीं खो गया। सही है। अभी हम लोग साथ से एक मिसाल ये भी देख सकते हैं कि उस दौर में जब बच्चा स्कूल जाया करता था उसके पास लवाजमात और उसकी साइज़ के चंद कापियाँ हुआ करती थी और चंद चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज अगर पहली दूसरी का बच्चा भी है, उसके लवाजमात हम लोग देख लो, उसका स्कूल बैग अगर हम लोग देख लें तो काफ़ी हेवी हो चुका है, काफ़ी वजनी हो चुका है वो भी। आप शहजाद भाई स्कूल बैग की बात कर रहे हैं। आज स्कूल बैग ऐसे आने लगे और इतने महंगे आने लगे हैं, इतने में हमारा पूरा एजुकेशन हो जाता था। हाँ। एक तंगूस की थैली में पार्टी लेकर और हम लोग वो जो है बुक बाइंडिंग पूरे जो पिछले साल की कॉपियों के पेजेस बचे रहते थे वो को उसको निकाल कर करवा कर अगले साल के उसको भी यूज में ले लेते थे, इस्तेमाल में ले लेते। और वहाँ एक रिवायत ऐसी भी थी कि पिछले साल का तालिबे इल्म आने वाले साल को अपनी जूनी किताबें आधी कीमतों में बेचा भी करता था। बिल्कुल सही। तो ऐसे वो जो है उस वक्त का तालीमी निज़ाम चलता था और आसान था माँ बाप के लिए बच्चों को तालीम दिलाना। लेकिन आज जो है ये मौका भी जो है वो काफी महंगा हो चुका है। सही है सर। जैसा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप महाराष्ट्र के शुमाली महाराष्ट्र के आप सदर हैं, तो ये शुमाली महाराष्ट्र में कौन कौन से इलाके आते हैं जहाँ के आप सदर हैं? 2019 के असेंबली इलेक्शन के बाद जो है महाराष्ट्र के जो हमारी मरकजी बॉडी है और हमारे जो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने मजलिस को 4 जोन में जो है महाराष्ट्र मजलिस को है जो 4 जोन में तकसीम किया। महाराष्ट्र के 4 जोन? महाराष्ट्र के 4 जोन। महाराष्ट्र में एक उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र और विदर्भ महाराष्ट्र ऐसे करके जो है 4, और बॉम्बे एक स्पेशल जोन बनाकर ऐसे 4 जोन में तकसीम किया। और ये जोन जो है ये हमारे जो है डिविजनल कमिश्नरेट जो होते हैं ये वो उस नहज पर ये जोन बनाए गए। उसमें जो है मैं जो है नासिक, नंदुरबार, धुलिया और ये तमाम ज़िलों का जो है मैं इंचार्ज था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मैंने फिर मेरी जो जिम्मेदारी थी उसके लिए जो है फिर मैंने इन चारों अजला में जो है मजलिस को तंजीमी तौर पर मजबूत करने के लिए जो है मेहनत किया। आमतौर पर देखा जाता है कि जो डॉक्टर होता है वो पॉलिटिक्स में नहीं होता, और जो पॉलिटिक्स में होता है वो आमतौर पर डॉक्टर नहीं होता। आप डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर होने के बाद आप पॉलिटिक्स में इतने माशाल्लाह एक्टिव है, बहुत सारी आपकी खिदमत है। तो ये दोनों चीज़ें सर, डॉक्टर आप रहते लेकिन आप पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट किस तरह से हुआ? डॉक्टर देखो, मैं पॉलिटिकल भी जो है वो इंसिडेंटल हूँ और डॉक्टर भी इंसिडेंटल हूँ। एक्सीडेंटल बोलेंगे तो चलेगा। कैसा था कि 12th के बाद मैंने ये देखा कि यार अब अगर मैं बीएससी कर लिया या कोई दूसरा ग्रेजुएशन कर लिया तो अभी 3 साल के बाद जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और मुझे जो है बहुत जल्दी अमली ज़िंदगी में आ जाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर नदीमुल्ला महवी, उसने एडमिशन लिया BUMS में। हम बैठे थे शाम में, उसने बोला कि यार मैं मंसूरा में एडमिशन लेकर आया हूँ, मेरा ये परसेंटेज है, इस पर मेरा एडमिशन हो गया। मैं बोला यार, और ये 7.5 साल का कोर्स है। मैं बोला 12 के बाद अपने को तो 2 साल का एग्जाम्शन होगा। तो बोले नहीं, तो 7.5 साल ही है। तो मैं बोला यार कम से कम 7.5 साल तो अभी फिल वक्त फ्यूचर में अपने को कुछ करना नहीं है, तो सीधा अपन BUMS करो। मैंने BUMS में एडमिशन ले लिया। मेरा बहुत ज़्यादा यानी जो है मेडिकल फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था
और पॉलिटिक्स तो समझो मेरे तो ब्लड में है। हाँ 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 मेरे सही। वालिद जो है 1978 से जो है वो कॉरपोरेटर जो जब उस वक्त म्यूनसिपैलिटी होती थी और उस वक्त काउंसलर कहा जाता था, तो 2000 तक के कंटिन्यू जो है वो काउंसलर रहे, फिर कॉरपोरेटर रहे। फिर तो कहने का मतलब कि मैंने तो पॉलिटिक्स बचपन से देखा हूँ, सियासत घर में मैंने बहुत करीब से और नज़दीक से देखा हूँ। जब मैं यानी अब मेरा यानी मेंटली मैं डेवलप भी हो रहा था, ये सब हो रहा था उस वक्त जो है मैं मेरे वालिद सदर बल्दिया बने, मालेगांव म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट, तो मैंने बहुत नज़दीक से उस वक्त जो है मालेगांव शहर की सियासत को देखा। इसलिए सियासत जो है मैं कोई ऐसा यानी एकदम अचानक से ये नहीं, लेकिन कॉरपोरेटर बनना मेरा एक्सीडेंटल है। सियासत में इंटरेस्ट मेरा बचपन से रहा है। मैं कॉरपोरेटर बस एक ऐसा था कि एक इलेक्शन के अय्याम थे कॉरपोरेशन के, एक इलाका था हमारे से मुत्तसिल इस्लामाबाद से, एक ख्वाहिश हुई कि लड़ लेना चाहिए, बस लड़ ली। किस सन की बात है ये? सन 2017 की बात अच्छा है। अच्छा। पहली मर्तबा मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा 2017 में। ऐसा कोई प्लानिंग या कोई ऐसा नहीं कोई था, बहुत जहन में ऐसा रख कर नहीं था, लेकिन चुन कर आने के बाद और इलेक्शन लड़ने के दौरान जब मैंने उन इलाकों में मेरा इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, तो जो बस्ती की मैंने और इलाके की हालत जार देखा, उस वक्त कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहरहाल मैंने ये जो है अपने आप से वादा किया और मेरे दिल में ये ख्याल भी बार बार आता था कि अगर अल्लाह ताला मुझे नवाजते हैं तो जो मेरी ये जिम्मेदारियों में से मैं इंशाल्लाह इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज जो खस्ता हाली मेरे इस हलके में, इस इलाके में है, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला मुझे अगर नवाजते हैं तो मैं यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। सही है सर। जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स मेरे ब्लड में है और शुरू से आपके वालिद साहब को इस फील्ड में देख रहे हैं, तो हो ना हो कि इस तरफ आने का रुझान आपको वालिद साहब से मिला हो, उन्हीं से आप इंस्पायर हुए हो। लोग जो कहते हैं खूबियाँ उनकी, अच्छे काम उनके, लेकिन आप उनके बेटे हो। जाहिर सी बात है कि बेटा बाप को जितनी अच्छी तरह जानता है, दूसरे शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। तो आपने यूनुस ईसा साहब को, आपके वालिद साहब को आपने कैसा देखा, उनकी खूबियाँ बचपन की से जो पॉलिटिक्स में है, लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे, तो क्या कुछ बताएं कि किस तरह से वो लोगों की खिदमत किया करते थे? देखो, सियासत में जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसमें अगर थोड़ी बहुत सलाहियतें कम भी रही, लेकिन मेहनत करने का जज्बा और मेहनत करने का अगर शौक रहा, तो मैंने ऐसा देखा हूँ कि यहाँ शहर में जो है उसकी खामियां जो है उसकी मेहनत में जो है कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाती है, छुप जाती है। मेरे वालिद साहब जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान थे। उनका सियासी करियर भी जो है ऐसा अचानक से शुरू हुआ, कोई बहुत प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। घराना सियासी घराना नहीं था उनका, मेरा तो था, मेरे वालिद का समझो नहीं था, उनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन जब मेरे वालिद आए पॉलिटिक्स में और उन्होंने जो शुरुआती दौर में अपने इलाके के लिए काम काज करने की कोशिश की, मैंने देखा हमारे बचपन में इस्लामाबाद जो था, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि सलम एरिया में हमारा जो है बचपन गुजरा है। इस्लामाबाद 234 सर्वे नंबर झोपड़पट्टी थी। यहाँ पर ज़मीन के लोगों के अपने मालिकाना हुकूक नहीं थे। इस पर जो है हमारे इलाके में हमेशा सियासत हुआ करती थी। कई हमारे वालिद के जो मुखालिफिन उस वक्त के थे, आज तो हमारे सब हम आपस में जो है अब वो सब बातें पुरानी हो गई। उस वक्त के जो मुखालिफिन थे वो हमेशा जो है ये इस तरीके की बातें करते थे इलाके में कि हम झोपड़पट्टियों के रहायशीन को उनके मालिकाना हुकूक दिला देंगे। वहाँ एक जो है मैंने मेरे वालिद की जो जद्दोजहद देखा, एक जुस्तजू देखा और जो उनका काम करने का तरीका देखा कि उन्होंने ना सिर्फ जो है इस्लामाबाद झोपड़पट्टी को अपने मालिकाना हुकूक दिलाए, उस वक्त शब्बीर सेठ सदर बल्दिया थे, सलम एरिया डिक्लेयर करवाते हुए उस बस्ती को सलम डिक्लेयर करवा कर उनके मालिकाना हुकूक दिलाए, बल्कि उस बस्ती में टेक्निकली जो है बुनियादी सहूलतों के जो काम करने की दुश्वारियां पेश आती थी, वो एक सरकारी ज़मीन होने के नाते वहाँ पर काम काज करना मुश्किल था। लेकिन
उन तमाम बातों को उन्होंने अपनी कोशिश और जद्दोजहद से जो है वो कानूनी तौर पर कानूनी शक्ल का कानूनी पहरावा पहनाकर उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ जो है बुनियादी सहूलतें, रोड गटर, बल्कि पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह की भी सुविधा जो है इस्लामाबाद में दिए। और उसके बाद वहाँ पर जो है स्कूल नंबर 8 का क़याम भी हुआ और कुछ स्कूलें वहाँ पर 16 नंबर और दीगर जो स्कूलें थी उन स्कूलों को भाड़े तत्वों पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लेकर वहाँ पर स्कूल के नज़्म को भी मेरे वालिद ने बहैसियत काउंसलर रहते हुए वहाँ पर शुरू करवाया। जब वो प्रेसिडेंट बने, मेरे वालिद का एक बहुत देरीना ख्वाब और हमारे इलाके का बहुत देरीना मुतालबा और हमारे इलाके की बहुत देरीना ज़रूरत थी कि उस इलाके में एक पानी की टांकी का क़याम हो। इस्लामाबाद इलाका जो है वो मुसलसल पानी की मसले से जूझता रहता था। उस वक्त मेरे वालिद ने सदर बल्दिया बनते ही जो है वो इस्लामाबाद की टांकी जो है इस्लामाबाद के लिए मंजूर करवाने की कोशिश की। लेकिन जब टांकी को जो रूप उसको जब बनाना था उस वक्त जो है एक सवाल जो उस वक्त के वाटर सप्लाई और सिटी इंजीनियर थे जो है शेख आसिफ शेख हनीफ साहब, उनके साथ जब मेरे वालिद बैठे तो उन्होंने कहा कि आगे जो है बस्तियां जो है शहर जो है मुज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी शब्बीर नगर, गुलशेर नगर, हिलालपुरा और गुलशन इब्राहिम वगैरह। उस वक्त तो तसव्वुर नहीं था ये सब इलाकों का, हीरापुरा और ये, लेकिन मुज़ाफ़ात में बस्तियां उसी तरफ बढ़ रही थी। और तो जो उस वक्त के जो वाटर सप्लाई इंजीनियर थे आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि हम इसे जो है ज़्यादा गैलन के अगर पानी की टांकी बनाएगी तो मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा जो है पूरे गुरुवार वार्ड को मिलेगा। इसलिए उस वक्त मैंने देखा कि इस्लामाबाद में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पानी की टांकी जो 52 गैलन की थी वो जो है इस्लामाबाद में कायम की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे गुरुवार वार्ड को मुकम्मल पानी सप्लाई जो है आज उसी पानी की टांकी से किया जाता है। तो इस तरीके के काम जो है आवामी खिदमत करते हुए मैंने मेरे वालिद को देखा। आयशा नगर कब्रस्तान जो है उन्होंने अपनी सदारत बल्दिया का पहला अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया, उस वक्त 58 का इख्तियार होता था सदर बल्दिया को, तो उन्होंने आयशा नगर का कब्रस्तान जो है वो तामीर किए। उनके दौर सदारत में ही जो है मौलाना ताहिर खान अलमारूफ नांदेड़ी स्कूल जो है वो UDF फंड आता था, उस वक्त मंजूर हुई। कादिर सोसाइटी हजार खुली में जो चल रही है वो सोसाइटी भी, उसकी भी स्कूल की इमारत मेरे वालिद के सदारत बल्दिया के ज़माने में ही मंजूर हुई। बहुत सारे ऐसे काम मैं देखता था और उस वक्त जो है काउंसलर्स का घर पर आना जाना और दूसरे सियासी जो है मामलात पर जो है उन लोगों का चर्चा वगैरह सुनकर जो है सियासी शौक व ज़ौक़ वालिद साहब की कारकर्दगी से जो है देखकर बढ़ता गया। सर, बहुत सारे नौजवान आज एजुकेशन फील्ड में जो है आगे भी बढ़ना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, लेकिन पॉलिटिक्स की पढ़ाई की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है पॉलिटिक्स को, तो इसमें लोगों का रुझान कम है, इस तरफ लोग पेशरफ्त तो नहीं करते। इसके हवाले से कुछ आप पैगाम दीजिए कि बाज़ाब्ता अगर इसको एजुकेटेड होकर अगर इस फील्ड में आते तो काफ़ी निखार होगा और कौम को फ़ायदा भी पहुंचेगा इससे। देखिए, मैं तो जो बात है कि हम एक चपरासी का रिक्रूटमेंट देने के लिए, नौकरी देने के लिए उसका क्वालिफिकेशन 12th देखते हैं। सही। अगर आप किसी भी जगह आज चले जाओ, बैंक में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉरपोरेशन में चले जाओ या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, वहाँ पर अगर कोई रिक्रूटमेंट हमको वो फुलफिल करना है, कुछ भर्ती करना है, तो वहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आज 10 to 12th है। सही है। एक ही फैकल्टी बोलना चाहिए या शोबा बोलना चाहिए। सियासत ऐसा है जहाँ पर नुमाइंदे कवानीन भी बनाते हैं और वो कवानीन बनाते हैं जो सीधे तौर से बराह रास्त डायरेक्ट इंसानी ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं, समाज को मुतासिर करते हैं, माशरे को मुतासिर करते हैं
और वहाँ पर इस तरीके की कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैद नहीं है। खैर, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है कि जमहूरियत ने हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक दिया है, इसलिए इसमें ये क्राइटेरिया कहीं भी जो है या ये कंप्लायंस जो है ये नहीं होता। लेकिन बज़ाते खुद आपने जो कहा कि नौजवानों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ही या सियासत ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम दीनी, मिली, समाजी, कौमी जितनी भी खिदमतें आती है वो कर सकते हैं। और स्पेशली आपने एजुकेशन के लिए कहा है तो पॉलिटिकल साइंस जैसे जो है कोर्सेज जो है ग्रेजुएशन इसका है, तो इसमें ग्रेजुएट कर कर आएंगे, जाहिर सी बात है किसी फील्ड में आप उसका बुनियादी तालीम हासिल करते हैं और उसकी जो नब्ज़ को जब आप तालीम के दौरान समझते हैं और वह हासिल करने के बाद जब आप उस फील्ड में आएंगे तो जाहिर सी बात है एक माहिर और एक जो है उस पर जो है आप पूरा खुद मुख्तार होकर आप उस जगह आएंगे। तो ज़रूरी है कि नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए और उसी के साथ साथ तालीम याफ्ता नौजवानों ने बिलखुसूस जो है वो जो है सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी दिलचस्पी दिखाना चाहिए। जब तक हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा और हमारे रहबर जो सियासी है उनके असरात समाज, माशरे पर सब पर पड़ते हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। क्योंकि समाज हो, माशरा हो, शहर हो, कुछ भी हो, आज जो है वो कायद की सोच से चलता है, लीडर की सोच से चलता है। और जाहिर सी बात है कि तालीम जो है वो सोच और मयार और ख़यालात को जो है वो बुलंद करती है और तालीम जो है वो एक ऐसा शऊर पैदा करती है कि बिहाइंड द कर्टन जो है इंसान जो है बात को समझ सके कि यार ये इसके यानी एक जो इसके पस मंज़र क्या है और इसका यानी इसके पीछे हमारे खदशात अंदेशों को एक तालीम, इल्म ऐसी चीज़ है कि वो महसूस करवा देती है। तो जब हम इतनी बड़ी जॉब करते हैं, कौम की रहनुमाई और लीडरी और रहबरी करते हैं, तो यकीनन तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया बिलखुसूस कोविड के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो पहले आगे पढ़ाने का इरादा रखते थे, हालात कुछ ऐसे पैदा हुए, कुछ ऊंच नीच ऐसी आई तो ड्रॉप आउट करने लगे बच्चों को, बच्चे ड्रॉप आउट लेने लगे कि भाई आगे नहीं पढ़ाना, अब किसी जगह ये मजदूरी करे, किसी जगह जाके जॉब करे, कोई काम करे। अब हम इतना कैपेबल अपने आप को नहीं पाते कि बच्चों को आगे पढ़ाएं। तो उन पेरेंट्स को, उन वालिदैन को आप कोई मशवरा, कोई पैगाम दें कि भाई बच्चों को आगे पढ़ाना कितना ज़रूरी है। देखो, मैं आप जो बता रहे हैं आपका अपना तज्जिया है कि कोविड के बाद बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा हुए। मैंने जो चीज़ देखा, मैंने तो ये देखा कि वालिदैन का इंटरेस्ट जो है बच्चों के एजुकेशन में बढ़ गया कोविड के बाद से। तो ऐसा मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड में जो है दिलचस्पी जो है मालेगांव शहर में जो है मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा। कोविड के बाद आप देखेंगे कि मालेगांव में जो है ये नीट का एग्ज़ाम देने के बाद कई बच्चों ने नीट क्रैक करने के बाद MBBS में मुल्क के मशहूर कॉलेजेस में उनके एडमिशन हुआ। और आप कोविड का जिक्र कर रहे हैं, इसी दौरान मैंने मेरे जो छोटा बेटा है मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि आप जो है घर या ख़ानदान में कोई डॉक्टर होना चाहिए। उस वक्त जो डॉक्टरों की सर्विस की जो तकलीफ़ हमें आई कोविड के दौरान, हमने वाज़े तौर से देखा कि शहर जो है 2 हिस्सों में बट गया था। नदी के उस पार जो बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी वजह से चलते थे, हमारे पेशेंट्स की वजह से चलते थे, जो डॉक्टर्स के हमारे इधर के पेशेंट्स से फैमिली रिलेशन होने के बावजूद भी जो है उनको तिब्बी सहूलत नहीं दी गई। आप देखेंगे कि नजमुद्दीन खजूर वाले साबिक मेयर, इब्राहिम सेठ साबिक मेयर, सूफी गुलाम रसूल, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके वो जो है डॉक्टरों से जो है घरेलू ताल्लुकात होने के बावजूद भी उन्हें जो है शुरुआती इलाज ना मिलने के सबब, ये तो मर्जी मौला है जिसकी जब लिखी है हो, लेकिन असबाब में अगर हम देखेंगे तो जो है उनको उस वक्त ये सब सर्विस मेडिकल प्रोवाइड नहीं हुई। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि जो है डॉक्टर
जो है इलाके में, घर में, मोहल्ले में और ख़ानदान में होना ज़रूरी है। उसी के तहत मैंने जो है मेरे छोटे बेटे को जो है वो MBBS में मैंने उसकी नीट की क्लासेस लगाया, उस पर जो है खुसूसी ध्यान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उसका MGM औरंगाबाद में जो है मेडिकल में 2023 की बैच में जो है एडमिशन हुआ और अल्लाह के फजल करम से आज वो सेकेंड ईयर में MBBS का स्टूडेंट है। तो बोलने का मतलब है ये एक मस्बित पहलू भी रहा कोविड के टाइम में वालिदैन का, कि बच्चों के तालीमी रुझान, यानी वालिदैन का बच्चों को तालीम दिलाने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा। वहीं जो है गरीब बस्तियों में फिनेंशियली कोलैप्स होने वाले लोग, वहीं छोटी बस्तियों में जो है कोविड से मुतासिर होके जो है माशी तौर से जो लोग जो है कमज़ोर हुए, उन्होंने अपने बच्चों को जो है हो सकता है जो है एजुकेशन से ड्रॉप आउट करवाया होगा। उनकी ज़रूरतें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो सबसे अहम उनके आगे सवाल रहा होगा उन चीज़ों का, इसलिए उन्होंने जो है बच्चों को ड्रॉप आउट करवाया होगा। लेकिन मैं ऐसे वालिदैन को जो है मैसेज देना चाहता हूँ कि हालात नामसाइद और मुश्किल आते रहते हैं। एजुकेशन जो है बहुत बड़ा असासा होता है। अगर बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, ये शुरुआती तकालीफ रहती है, लेकिन कुछ इन तकालीफ के दौर के बाद जब बच्चा तालीम हासिल करके अमली मैदान में आता है तो हमारी तमाम तर तकलीफ़ों का अजाला वो कर देता है। सही है डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। कोई भी शख्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हो किसी भी मामले में, तो जाहिर सी बात है उसकी हेल्थ पर, खुद उसकी सेहत पर, उसके वजूद पर उसका असर पड़ेगा। पॉलिटिकल शख्स से आप भी अभी जाहिर सी बात है बहुत मसरूफ़ है, तो आप लोग मेंटल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखते हैं? इतना ज़्यादा दबाव पब्लिकली है, फिर विपक्ष है, सारी चीज़ें मेंटेन किस तरह से करते हैं सर आप? देखिए, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल सही। जान है तो जहान है। सही है, सही बिल्कुल। अगर अब हम फिट रहेंगे, यार जिंदा सोबत बाकी, क्या बात है। तो ऐसे में इन सब हालात में अपने आप को सेहतमंद रखना और जो है जहनी तनाव से अपने आप को दूर रखना, ये जो है अपने आप में भी एक प्रैक्टिस रहती है कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें। जनरली मैं जो है हेल्थ कॉन्शियस, तो मैं समझता सभी है, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं जब ये सब मसरूफियात नहीं रहती, वॉकिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह करता हूँ। और जहाँ तक के मेंटल स्ट्रेस की बात है, तो ये दिन भर की थकान के बाद इंसान अपनी फैमिली में जाता है, दोस्तों में जाता है, और अपने इस दिन भर की मसरूफियात से हटकर जो है दूसरी जब बातें होती है, घरेलू बातें होती है, दोस्तों में निजी बातें होती है, तो जो स्ट्रेस दिन भर का रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और मेरा एक सीधा फंडा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रखने वाले लोग, मनफी जहन लोगों के साथ, मनफी जहनियत रखने वालों के साथ तो रहता नहीं। मैं बहुत अच्छी जो है मस्जिद सोच रखने वाले और जो पॉजिटिव बताने वाले, अच्छा बताने वाले, उन्हीं के साथ ज़्यादा रहता हूँ और उनकी बात ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। उनकी बात सुन के मैं जो चार्ज हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। एक यानी फितरी बात है कि जहाँ पर आदमी को उसकी नुकसानात दिखाई देंगे, डिप्रेशन कहीं ना कहीं उस पर आकर हावी हो जाए। और जाहिर सी बात है, मस्बित बातें, कामयाबी की बातें, अच्छी बातें, प्लस होने वाली बातें अगर इंसान को मालूम रहे तो उसमें एक जोश जज्बा कायम रहने के साथ साथ बढ़ता भी है, चार्ज भी होता है, बूस्ट भी होता है। तो उसमें जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। सही है। सियासत में बहुत सारी बातें होती है, जातियात पर हमला होना, शख्सियत पर हमला होना, सही है, पर्सनल लाइफ पर हमला होना, ये तमाम बातें जो है ये सियासत में अब आम हो गई है। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। अब पॉलिटिक्स में कुछ बातें एक कोई के लिए अब कोई लिमिटेशंस नहीं रह गई है कि मुझे यहाँ तक के ही रखना है या उसको वहां तक ही रखना है। अब बातें जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। सही है। कि कोई किसी के बारे में क्या कहता है, फिर उससे एक कदम बढ़कर कोई और उसके बारे में क्या कहता है, फिर वो दूसरे पायदान पर आकर और उससे ज्यादा बातें करता है। अब यानी यही हो गया कि मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर ही जो है ना एक यानी पॉलिटिक्स
की एक साइड हो गई, ऐसा मुझे ऐसा लगने लगा है। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी वो एनवायरनमेंट में जाता है, वो माहौल में जाता है, वो एटमॉस्फेयर में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर से हैंडल करने की उसमें कहीं ना कहीं वो जो है एबिलिटी आ जाती है, या उसका वो इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है कि इस तरीके के प्रेशर को या इस तरीके की प्रेशर सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सके। सर, कोई भी शख्स किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, बाहर की ज़िंदगी और होती है, घर की लाइफ दूसरी होती है। तो इतने सारे लोगों के बीच में रहने के बाद जाहिर सी बात है, मीटिंग्स है, रिलीज़ है, लोगों के दरमियान रहना है, लोगों के सवालात के जवाबात देना है, उनके मसाइल का हल उन्हें बताना है। ये सारी चीज़ों से निकल कर जब घर पर जाते हैं तो फैमिली के साथ क्या बिहेवियर होता है? फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं घर वालों को आप? देखिए, फैमिली में जाने के बाद ये सवाल करने का मकसद इसलिए था कि रोल मॉडल के तौर पर ये चीज़ें लोग अगर आपकी सुने तो अच्छी बातें आपकी फॉलो करके, जब भाई जब ये इतना अच्छे से फैमिली के साथ रहते तो हमें भी फैमिली के साथ इतने अच्छे से रहना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। देखो, इंसान की खुदगर्जी की एक ये भी निशानी है कि इंसान एक दोहरी जिंदगी जीता है। बाहर की जिंदगी एक अलग और घर की जिंदगी एक अलग। सही। यानी मेरा सिंपल फंडा ये है कि घर में मैं जब जाता हूँ तो एकदम प्लेन हो जाता हूँ, एकदम नील हो जाता हूँ। मेरी कोई यानी पहचान नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं, मेरा कोई बाहर का कोई इम्प्रेशन मेरे दरवाजे में, दाखिली दरवाजे में जो है वो सब बाहर छूट जाता है। और घर में मैं एक बाप की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, एक ससुर की हैसियत से, एक शोहर की हैसियत से दाखिल होता हूँ। मेरे मसाइल जो है वो बाहर के लिए है और घर के जो है तमाम जो है बातें हैं वो घर के लिए। जाहिर सी बात है, घर, फैमिली इंसान को सुकून के लिए, बिल्कुल सही। अल्लाह ने जो है ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के सुकून के लिए बनाई है। जो ज़राए अल्लाह ने सुकून के लिए बनाए हैं तो जाहिर सी बात है उन ज़राए को मजबूत तौर से अपनाना चाहिए। आदमी फैमिली में जाता है, पॉजिटिविटी के साथ अगर जाता है और फैमिली में रहता है तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी बातें आदमी जो है बाहर के तनाव महसूस करते हुए भी उसे अवॉइड करता है। सही है कि ठीक है, अभी ये है मेरे पीछे ये सब बातें, लेकिन अभी वो जो चीज़ है वो मेरा दूसरा पार्ट है, वो जाऊंगा वो सबको फेस करूंगा। लेकिन अभी फैमिली है तो फैमिली हर एक के लिए जो है, मैं ये यानी पैगाम के तौर पर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि फैमिली का वक्त बहुत कीमती होता है। सही है। अपने औलाद के लिए, अपने घर के लिए वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है। और हम जब तक वक्त हमारे बच्चों को, हमारे घर के लोगों को देंगे नहीं तो हमें भी उनका एहसास का पता नहीं चलेगा, उनकी तवक्कात का पता नहीं चलेगा कि एक बेटा अपने बाप से क्या तवक्को करता है, एक बीवी की अपने शोहर से क्या तवक्को है, और हम लोगों की तवक्कात को भी वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो एक गैप वहाँ से शुरू होगा। तो ज़रूरी है कि फैमिली के लिए भी आदमी उतना ही ईमानदार रहे जितना वो अपने दीगर शोबों के लिए रहता है। सही है। बाहर हम कितनी भी मुश्किलों में रहे, लेकिन घर में जाने के बाद फैमिली के साथ, घर वालों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। बाहर की प्रॉब्लम बाहर और घर वालों के साथ हम फिर घुल मिल कर रहे, यही एक कामयाब जिंदगी की एक निशानी है। डॉक्टर साहब, ट्रैवल है, फूड्स है, स्पोर्ट्स है, इन चीज़ों में किस में आपको दिलचस्पी है? मेरी ट्रैवलिंग में और स्पोर्ट्स में, बिलखुसूस स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं क्रिकेट में आज भी बहुत अपडेट रहता हूँ। अगर आज पूछेंगे कि आप मुझे कि कल के T20 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में क्या हुआ, किसने बैटिंग करा और कौन है, ये हो गया। अगर तुम पूछेंगे संजू सैमसन ने पहले T20 में सेंचुरी मारा था दोनों में, फिर कब आउट हुआ, तो मैं बोलूँगा 0 पर आउट हुआ। फिर मैं ये बताऊँगा कि तिलक वर्मा ने जो है उसकी सेंचुरी कंप्लीट किया था। तुम मेरे से, ये मार्को यानसन ने कितनी विकेट लिया था, तुम ये मेरे से पूछ लो। क्रिकेट जो है मेरा, जो है ये मेरा मशगिला, मेरा शौक है। मेरे यानी मैं आज भी क्रिकेट की न्यूज़ से अपडेट रहता हूँ। क्रिकेट मेरा शौक है। और दूसरा फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रायलिंग है, ट्रायलिंग है, फिर उसके बाद है आउटिंग। ये है, ये मेरा जरूरी है वो ये मेरा शौक है। जब भी मैं ट्रायलिंग करता हूँ तो ट्रायलिंग को बहुत इंजॉय करता हूँ। सही। सर,
खाने में कोई कोई डिश फेवरेट होगी आपकी जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? मेरा एक दोस्त है, ये यहाँ पॉडकास्ट में उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता मैं। वो मेरे से अक्सर बोलता है, डॉक्टर खाने के मामले में तेरी क्या मामला है? बोला खाना खाओ और खूब खाओ। खाना यानी खाना, फूड्स वगैरह, ये मुझे हर तरीके के फूड्स बहुत पसंद है। और स्पेशली जो है मुझे पंजाबी डिशेस जो है, रेगुलर जो डिशेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने जो मसाला बोलते हैं वो तो ये अपने तंदूरी मसाला, चिकन मसाला यानी ग्रेवी वाला, वो बहुत यानी मैं पसंद करता। और खाने में फिर जैसे कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं। साउथ इंडियन फूड्स है, चाइनीज़ है, जो भी फूड है जो है वो मुझे यानी कम और बेश बस 1-2% से ही तो मामला है, नहीं तो खाने के मामले में मुझे तमाम खाने बहुत पसंद है। और सर वैसे भी अपने मालेगांव में जो खाना मिलता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुशनसीब है इस मामले में कि हमारे खाना बहुत अच्छा मिलता है। चिकन हो या मटन में कुछ हो, अब तो चाइनीज में भी बहुत सारा बस ये हमारे यहाँ के जो ये स्ट्रीट फूड्स है और अपने थोड़ा सुधार की जरूरत है। ये जो है ना, ये सुधार के साथ जो है आप बोल रहे होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबका अपना अपना, यही जो है ना मैं समझता हूँ कि जिंदगी है। मेरा इंटरनेशनल होटलों में भी जो है जाकर खाना हुआ, कॉन्टिनेंटल फूड्स भी खाना हुआ है मेरा। मैं कहीं गया होगा, किसी प्रोग्राम में गया होगा तो ऐसे कॉन्टिनेंटल फूड भी बहुत सारे खाए हैं, लेकिन जो मज़ा अपने यहाँ के खानों में, अपने यहाँ के यानी खीरी, कलेजी, सीख कबाब, समोसा, अपने यहाँ के फूड जो स्ट्रीट फूड्स है वो मज़ा जो है मैं बोलता हूँ कोई बड़ी होटल में होटल्स का नहीं है। सही है सर। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पार्टियां बहुत सारी थी और है भी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही आपने क्यों पसंद किया? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, अगर जब मजलिस के इंतखाब की बात थी उस वक्त तो कोई बहुत ज़्यादा जो है मजलिस को पसंद करने की वजह नहीं थी हमारे पास। 2014 में जब हम राष्ट्रवादी से जुड़े थे, उसके बाद हमारे लिए जो है ऐसे हालात आ गए कि हमें असेंबली इलेक्शन लड़ना जो है ज़रूरी हो गया है। अपने सियासी वजूद की बात को लेकर बोलो या कुछ बातें थी उस वक्त के हालात के एतबार से, तो असेंबली इलेक्शन हमारे लिए लड़ना ज़रूरी हो गया था। बहुत सारी पार्टियां थी उस वक्त है, महाराष्ट्र में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लॉन्च हो रही थी। हमने मुनासिब ये समझा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है पहले इलेक्शन लड़ लिया जाए। लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जब हम मजलिस के कौमी रहनुमाओं के राब्ते में आए और मजलिस की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश किए, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि आज में मुल्क की सियासत में ये आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी है। 2014 के मुल्क के हालात के बाद से जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी, मोदी साहब की ज़ेर निगरानी में जब हुकूमत बनी, तो हम बखूबी इस तमाम बातों से जो है हमें वाकिफ़ियत है कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए हालात पैदा किए गए, कैसे जो है अरसा हयात जो है वो तंग किया गया, कैसे जो है मुसलमानों को दायरे ज़िंदगी उनकी तंग करती जा रही, कैसे उनके हुकूक पे शबखू मारा जा रहा है। ये सब आपको बेहतर तरीके से मालूम है। NRC का मामला हो, CAA का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, और जो है बहुत सारी बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के से जो है मुसलमानों के लिए जो है वो, और देश में फिर जो है बीजेपी के गवर्नमेंट आने से मजहबी जुनूनियत बढ़ गई थी, और मजहबी जुनूनियत में जो है लबरेज नौजवान जो है वो मुस्लिम नौजवानों का, मुस्लिम जो भी है उनके साथ मॉब लिंचिंग का जो वाकया, ऐसे वाकयात में हमें ये बात जो है महसूस हुई कि जो असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल का एम्पावरमेंट होना चाहिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो है वो जो है मुस्तहकम होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे
तो वो लोग ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनके पास जो है तमाम जो है वोटों का उनको ख्याल रखना पड़ता है और वो बुनियादी मुस्लिम मसाइल के पर नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वहाँ जो असदुद्दीन अवैसी साहब का और मजलिस का नज़रिया रहा है कि मसाइल हमारे हैं तो नुमाइंदा भी हमारा ही होना चाहिए, उसके तहत जो है वो हमें वो आइडियोलॉजी लगी, वो एक तहरीक लगा, वो एक मिशन लगा कि वाकई अगर इस पर काम किया जाए तो जहाँ अगर हमने हमारे सियासी वजूद का एहसास सो कॉल सेक्युलर पार्टीज को दिला दिया कि मुसलमान जो है वोट बैंक नहीं, वो पॉकेट वोट नहीं है, मुसलमानों के भी अपने मसाइल है, मुसलमानों की भी अपनी तकालीफ है, मुसलमानों को भी कुछ चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ जो है कब्रस्तान की कंपाउंड वॉल और जो है मुशायरे और उर्दू एकेडमी ये सब नहीं है। मुसलमानों के बुनियादी और हकीकी मसाइल दूसरे हैं। मुसलमानों को जहाँ तालीम चाहिए, मुसलमानों को जहाँ इलाज के गर्ज से हॉस्पिटल्स चाहिए, मुसलमानों के बच्चों को जहाँ पर जो है नौकरी चाहिए, मुसलमानों को जहाँ पर जो है अपना बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, ये मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। मुसलमानों के लिए मुशायरा करा देना, उर्दू एकेडमी करा देना, हज हाउस का एक मेंबर बना देना, ये इनके मसाइल नहीं है। मुसलमानों को अपनी तरक्की चाहिए, अपने वजूद की बका का एहसास चाहिए, ये मुसलमानों के असल मसाइल हैं। और इन मसाइल पर से जो है हमेशा जो है तमाम सो कॉल सेकुलर पार्टीज ने जो है चश्म पोशी की है। इस ज़िम्मे असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी इन 10 सालों की मेहनत में आज इन सो कॉल सेकुलर पार्टीज को अपने पॉलिटिकल यानी मुसलमानों के पॉलिटिकल वजूद का एहसास दिला दिया है। अब कहीं ना कहीं नहीं खुले तौर पर तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पॉलिटिकल जो है कोलैबोरेशन बोलना चाहिए वो कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है बहैसियत जो है जिम्मेदार के जो है वो आज पॉलिटिकल पार्टीज लेने लगी है। यही नज़रिया से मुतासिर होकर हमने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कंटिन्यू किया। जी, असदुद्दीन अवैसी साहब के हवाले से मीडिया जो कहती है हर कोई सुनता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्मों की बातें होती है, पब्लिक का अपना एक नज़रिया होता है अलग अलग। लेकिन आप बजाते खुद आपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपने कैसा देखा? क्या क्वालिटी है उनके अंदर, क्या खूबी है उनके अंदर, और कौम के हवाले से क्या जज्बा उनके अंदर? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आपने कैसा उन्हें देखा? देखो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत अनगिनत खूबियों की मालिक है। अच्छा, कोई एक खूबी बताकर मैं उनकी शख्सियत को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। बेइंतहा खूबियों के मालिक है वो। आज जिस तरीके से अजय वो आइन की उन्हें जो है स्टडी है, जिस तरीके से उन्हें कानून की स्टडी है। बैरिस्टर साहब जो है लंदन से जो है अपनी बैरिस्टर की डिग्री लेकर आने के बाद, उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद जब पार्लियामेंट में आए, तब से मुसलसल मुतवातिर तौर पर आप देखेंगे कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी और मुसलमानों के इश्यूज़ पर बेबाकाना जो है अपनी राय जो है ऐवान में रखते हैं। ये जग जाहिर है, यानी बिना इस बात को सोचे कि कोई उनके बारे में क्या राय कायम कर रहा है या कोई क्या सोचेगा और इससे क्या आज उनको नुकसान हो रहा है और किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने मुसलमानों के हकीकी मसाइल से मुसलमानों को वाकिफ़ कराया। जो मुसलमान अपने मसाइल भी नहीं जानते थे, आज असदुद्दीन अवैसी की वजह से जो है मुसलमान ये चीज़ और जानने और समझने लगे कि वाकई में हमारे हकीकी मसाइल ये है और इन पर अगर काम होगा, इस पर वर्कआउट होगा, इस पर अगर लीडरान काम करेंगे तो हमारी कौम एक तरक्की याफ्ता कौम और खुशहाल कौम बन सकती है। ये असदुद्दीन अवैसी की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि इस मुल्क में हमें क्या चाहिए और हमें कैसा रहना चाहिए। ये उनकी सबसे पहली और बड़ी और वाज़ेह खूबी है। उसके बाद बेबाकाना अंदाज गुफ्तगू और जो है इश्यूज़ पर कमांड, और उसके बाद हालात हाजरा पर नज़र, और उसके बाद जो है
जो है वो स्टैटिक डाटास के साथ अपनी बात को मुदल्लिल अंदाज में प्रूफ के साथ रखना, सही। ये उनकी शख्सियत को निखारती है। अनगिनत सलाहियतें अल्लाह ताला ने उस बंदे में दी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सदियों में कोई अल्लाह ताला सदी में ऐसा बंदा पैदा करता है। मेरे हिसाब से तो बहुत खूबियों के मालिक है बैरिस्टर साहब। सही। डॉक्टर साहब, पब्लिक में लेकर एक तरह का रुझान और एक नाराज़गी कहीं ना कहीं ये पाई जा रही है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई पिछले चुनाव में ये कहा गया था कि हर 2 महीने पर या मालेगांव आता रहूँगा हालात का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन बैरिस्टर साहब ना आ सके तो क्यों ना आ सके? ये पब्लिक जो नाराज़ है, हम इनको क्या जवाब दे सकते हैं ऐसे माहौल में? देखिए, जैसे ही असेंबली इलेक्शन हुआ उसके 2-3 महीने के दौरान ही कोविड का सिलसिला कोविड शुरू हो गया। यकायक कोविड आने के बाद दुनिया बदल गई, दुनिया के नज़रियात बदल गए, दुनिया अपने मकाम पर थम गई। किसी के पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के अलावा कोई सोच और कोई नज़रिया बचा नहीं था। हर कोई ये चाह रहा था कि इस बड़े महामारी से, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है, इतनी बड़ी तबाही आई है, इसमें अपने आप को कैसे महफूज रख सकूं। ऐसे में बैरिस्टर साहब की जिम्मेदारी अपने हलके को लेकर और अपनी रियासत को लेकर, जहाँ के वो नुमाइंदे थे, वो बड़ी उन्होंने मुसलसल जो है कोविड में जो है हैदराबाद में काम किया और जितनी बिसात भर उनकी जहाँ जहाँ उनको रिलीफ पहुँचाना थी, मालेगांव में भी कुछ उनकी रिलीफ आई, दीगर शहरों में इलाकों में भी उनकी रिलीफ आई, और वो मुसलसल जो है हमसे कोविड के ज़माने में जो है मालेगांव के हालात पर फ़ोन से मुझसे मुफ्ती साहब से राब्ते में रहते थे। कोविड का एक सिलसिला चलने के बाद वो जो है ये जो है 2 साल के बाद जब उन्होंने ये देख लिया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, बहैसियत एमएलए वो अपनी जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको सर अंजाम दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा था अगर मुफ्ती साहब नहीं करते हैं या कोई तो मैं आऊँगा, और ये मुखालफिन को लगता है कि मुफ्ती साहब जो है वो काम किए या नहीं किए। हमारी नज़र में मुफ्ती साहब ने जहाँ मजहबी नुमाइंदगी, दीनी नुमाइंदगी का सवाल आया, वहाँ पर जो है असेंबली में आवाज़ उठाई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अलामती कुर्बानी के लिए जब गवर्नमेंट ने गुजारिश की, वहाँ पर मुफ्ती साहब ने खड़े होकर ऐवान असेंबली में बबांगे दोहल कहा कि कुर्बानी अलामती हम नहीं कर सकते, हम जो है हकीकी कुर्बानी करेंगे। और उस पर गवर्नमेंट ने जो है उनकी बात का नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र भर में मुसलमानों ने जो है हकीकी कुर्बानी की। पावरलूम के मसाइल की जहाँ पर बात आई, मालेगांव में जो है पावरलूम के सब्सिडी, बिजली सब्सिडी की बात आई, और दीगर मसाइल पर भी आप जो है वीडियोस के ज़रिए देख सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने पावरलूम की भरपूर नुमाइंदगी की है। शहर में नशा और नशे के ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब ने ऐवान में एक से ज़ायद मरतबा जो है अपनी बात जो है वहाँ पर रखी। पुलिस डिपार्टमेंट से भी इस ताल्लुक से, जमीयतुल उलमा के माध्यम से भी, और बहैसियत एमएलए भी मुफ्ती साहब जो आज हमारा सबसे बड़ा जो इशू है कि शहर में नशे का कारोबार बहुत आम हो गया है और इसे एक सियासी ताकत ने पनाह दिया है। देखिए, एक बड़ी सियासी ताकत ने इसको पनाह दिया है और हमने इसके खिलाफ लड़ाई हर महाज पर, हर मोड़ पर लड़ी है। मुफ्ती साहब ने लड़ा है। जो शहर के जनरल इश्यूज थे तामीरात को लेकर और ये सब को लेकर, यहाँ पर मुफ्ती साहब जो है अपनी नुमाइंदगी बराबर सरअंजाम दे रहे थे। ऐसे में हमें नहीं लगता था कि हमें हमारे कायद की कहीं ज़रूरत पड़ी या मुफ्ती साहब को कहीं पड़ी। अगर मुफ्ती साहब कहीं किसी तरीके से अपने काम में कोताही बरतते थे तो हम बैरिस्टर साहब को ये याद दहानी कराते थे कि आपका एक ऐसा वादा भी था, लेकिन मुफ्ती साहब मुसलसल जो है अपने कामकाज में रहे, तो कोई ऐसा हमें नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ी बैरिस्टर साहब की मालेगांव आने की। सही। शहर मालेगांव की जो मौजूदा सूरत हाल है वो यकीनन आपसे ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आप आने वाले दिनों में मालेगांव शहर को कैसा देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आउट ऑफ मालेगांव या आउट ऑफ स्टेट आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम जो दीगर तरक्की याफ्ता शहरों को देखते हैं, वहाँ की सहूलियात, वहाँ की चकाचौंध, और उसके बाद फिर हम अपने शहर को देखते हैं, तो आने वाले दिनों में
शहर को अपडेट करना है, अपडेट होना भी चाहिए, तो आप शहर को आगे कैसे देखना चाहते हैं कि मेरा मालेगांव आने वाले फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए? देखो, मालेगांव की बात नहीं, मैं किसी भी शहर और बस्ती की बात करूंगा कि बुनियादी सहूलतों के बगैर कोई भी बस्ती, कोई भी शहर जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता। बुनियादी सहूलतें मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बुनियादी सहूलतों में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम आता है, बुनियादी सहूलतों में हमारा लाइट बिजली सिस्टम आता है, बुनियादी सहूलतों में हमारे रोड रास्ते आते हैं। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे बुनियादी सहूलतों में नहीं आते हैं, बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट और ये बुनियादी सहूलतें अगर बेहतर होगी, पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, गटरों का निज़ाम, ये तमाम निज़ाम अगर दुरुस्त रहेंगे तो यकीनन शहर खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो जाएगा। इसकी एक सीधी सी मिसाल मैं देता हूँ कि आगरा रोड कंक्रीट रोड बना, आगरा रोड का ड्रेनेज सिस्टम जो सुधारा गया, उसके फौरन बाद वहाँ खुद ही से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो गए। सटाना रोड आप देखेंगे, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें दी गई, उसके बाद वो वहाँ पर डेवलपमेंट खुद ब खुद आ गया। मेरा यकीन इस बात पर है कि जब तक हम बुनियादी सहूलतों को मुकम्मल तौर से देंगे नहीं, शहर तरक्की नहीं कर सकता। और बुनियादी सहूलतें फराहम करने की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है वो कॉरपोरेशन की है। कॉरपोरेशन इन तमाम बुनियादों को, इन तमाम सहूलतों को देने का वाहिद जिम्मेदार है। एमएलए जो होता है वो कानून साज अदारे का मेंबर होता है, रुकन होता है। उसे एक खुसूसी तौर पर, एक ऑनर के तौर पर एक बजट दिया जाता है कि वो अपने इलाके में तरक्याती काम करे या वो अपने इलाके में तरक्याती काम सुझाए। एक सिस्टम में वो जो है सप्लीमेंट्री पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट में है उसका ये है कि उसे कानून की जो है बनाने का, जो आइन के बनाने का वो है, वो जिम्मेदार है। लेकिन 100% जिम्मेदारी जो है वो कॉरपोरेशन की है। और देखने में ये आया है कि कभी कॉरपोरेशन, अगर शहर का एमएलए कोई हो तो कॉरपोरेशन किसी और के हाथ में रहती है और यहाँ पर सियासी टकराव होता है और बहुत ज़्यादा मुफाद परस्ताना माहौल कॉरपोरेशन में रहा है। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि एक जो है एकदम कमर्शियली, प्रोफेशनली जो है पॉलिटिकल घराना जो है कॉरपोरेशन में हर मामलात में हावी रहा है, पूरी तरीके से कॉरपोरेशन के निज़ाम को मुतासिर करके रखा है, या अपने शिकंजे में, अपने कब्जे में कस कर रखा है। कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को, आने वाले कमिश्नर को, हर तरीके के लोगों को अपने एक सियासी धौंस बोलो, एक सियासी रोब बोलो, हर या उसकी इज्जत या उसके जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करके बोलो, जो है ऐसे लोगों ने जो है कॉरपोरेशन के निज़ाम को पूरी तरीके से मुतासिर करके रखा था, जिसकी वजह से देखने में आया कि 500 करोड़ रुपया फंड रखने वाली कॉरपोरेशन आज 5 साल जिन लोगों के हाथों में रही, उन्होंने क्या शहर को बुनियादी सहूलतें दी है। ये बहुत काबिले गौर और काबिले फ़िक्र नुक्ता है कि शहर की तामीर को, मज़ीद उसकी तरक्की को दूर ले जाने की बुनियादी वजह जो है कॉरपोरेशन पर पिछले 5 साल जिन अवामी वोटर से चुनकर जाकर ये जो है राज करने वाले जिम्मेदारान, वो आज इस बात के जिम्मेदार है जो आज जो शहर जो खस्ता हाली है, ये आज वो इस हालत के इस हालत ज़ार के जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, ये कि जब तक बुनियादी सहूलतें नहीं होगी, जाहिर सी बात है बेसिक लेवल हमारा क्लियर होगा तब हम एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। रास्ता ही बेसिक से बनेगा। तो नाजरीन, आपके रूबरू जनाब डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब थे, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें आपने सुनी, समझा और उसे सीखा। बहुत सारी उनकी वो बातें जो उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से थी, मुमकिन है कि हमने उसे बहुत कुछ सीखा है। वो अच्छी बातों को इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।